Good morning, students. Today we are going to start our Unit 5 Children and Sports. आज हम अपनी Unit 5 स्टार्ट करेंगे. Children and Sports के बारे में पढ़ेंगे. ये सब चीज़ें आप सब लोग इस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा इस चीज़ से पढ़ना. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. तो इसका मतलब क्या है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट का? देखो, जब बच्चों के लिए हम सबको पता है कि जो स्पोर्ट्स होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, और हर डिफरेंट स्टेजेस के लिए अलग अलग गेम बने हुए होते हैं. अब हम ये तो है नहीं कि 2-3 साल का बच्चा होता है वो हॉकी खेलने लग जाएगा, नहीं ना. इसीलिए हर स्टेजेस पे अलग अलग गेम बने हुए होते हैं कि इस स्टेज पे आके बच्चा बस इतना ही कर सकता है, उससे ऊपर स्टेज पे जाएगा तो ये खेलना स्टार्ट करेगा. ऐसे ऐसे चलता रहता है. ठीक है, मतलब हर एक पर्टिकुलर गेम हर एज के लिए बना हुआ है. ठीक है, तो जैसे बर्थ के बाद 2 या 3 साल पर जब बच्चा पहुंचता है तो वो क्या करता है, चलना स्टार्ट तो कर देता है 2 साल तक. ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत भागना भी शुरू करता है. ठीक है, एक दूसरे को पुश करेंगे, पकड़ा पकड़ा खेलते हैं. ठीक है, धक्का मुक्की करते हैं, मतलब ऐसे स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ये सारे चेंजेस होते हैं उनके अंदर की, मतलब कि ऐसे जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैबलिंग करता है. ठीक है, बोलना स्टार्ट करता है, फिर वो एक दो वर्ड कंटिन्यू बोलता है, फिर वो सेंटेंसेस को फ्रेम करता है. तो ऐसे ही हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है. जैसे कि चलना शुरू किया, फिर थोड़ा बहुत दौड़ना, फिर ऐसे ऐसे करते आगे आगे स्टेजेस पे जाता जाता है. ठीक है, तो हमारे लिए कहने का मतलब ये है, जो स्पोर्ट्स होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, उसके बिना बच्चे की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, पॉसिबल नहीं है. पता है ये तो आपको. ठीक है, तो अब आती है मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? मोटर डेवलपमेंट होती है जैसे कि जो ये एज होती है ना, जो ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब 2 से लेके 11 तक, ये जो आपकी होती है 12 तक की जो एज होती है, इसमें क्या होता है, एक रैपिडली ग्रोथ होती है बच्चों के अंदर. ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से ग्रो करना शुरू करता है. उनकी फिजिकल ग्रोथ आपको दिख जाएगी कि हाँ भाई बच्चा ग्रो कर रहा है. और जो क्या होता है इसके अंदर, मतलब वो चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करते हैं, खेलते हैं, उससे उनकी जो मसल्स होती है, बोन्स होती है, मतलब स्ट्रेच होती है वो. ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी के अंदर. यहाँ पे मतलब जो क्या मतलब कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जैसे कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज में होता है. ठीक है, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में कोग्निटिव होता है. मतलब क्या है, जो बच्चे की वे ऑफ थिंकिंग है, लर्निंग है, ये सब कुछ चेंज होते जाता है. वो कुछ जो माइंड की कैपेसिटी है बड़ी होती जाती है, सोचने की क्षमता उसकी, जो ये सब चीज़ें हैं बढ़ती जाती हैं. पहले वो बस मतलब थोड़ा बहुत, हाँ ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, किसी ने कह दिया मान लिया. फिर वो सोचते कि नहीं ये चीज़ ऐसे क्यों है, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे, मतलब एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सा माइंड हो जाता है उनको. ठीक है, क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासा हो जाती है उनको हर चीज़ के बारे में जानने की. ठीक है, फिर क्या होता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग तो हो ही जाता है चेंज. तो वो सोशल होना शुरू करते हैं. मान लो कि बच्चे पहले क्या होता है, छोटे होते तो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, मम्मा उन्हें गोद में लेके जाती है. ठीक है, लेकिन बाद में क्या क्या होता है, वो अपने स्कूल जाना स्टार्ट करते हो तो अपने दोस्त बनाते हैं. ठीक है, एक तरह से वो लोग सोशल होना शुरू कर देते हैं. ठीक है, उनको पता रहता है कि हाँ हमारे आस पड़ोस में कौन रह रहा है. तो ये सब चीज़ें सोशल करती है. स्कूल में फ्रेंड्स बना रहा है, टीचर्स के साथ घुल मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें एक तरह से सोशल करती हैं बच्चे को. ठीक है, और इन सब चीज़ों पे जो मेन रोल है वो क्या है, एनवायरनमेंट. इन पे एनवायरनमेंट बहुत, मतलब आपकी क्या सराउंडिंग है, जिनके साथ बच्चा खेल रहा है, जिनके साथ रह रहा है, वो लोग कैसे हैं. ठीक है, ये सब बहुत मैटर करता है कि वो कहीं गलत तो नहीं है. मतलब समझ रहे हो ना कि एक तरह से बच्चे को सही ट्रैक पे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़. एनवायरनमेंट बहुत मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर. अब जो ये मोटर डेवलपमेंट है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा फाइन मोटर डेवलपमेंट. ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जहाँ हम यूज़ करते हैं मतलब हमारी बड़ी मसल्स यूज़ करती है, जैसे कि हमारी लेग की मसल्स हो गई, एल्बो हो गई. ठीक है, जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, हॉकी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे हैंड मूव होता है, लेग मूव होता है. ठीक है, इन सब चीज़ों में से जो यूज़ होते हैं इनके लिए, जैसे कि हॉकी, मतलब जो भी हम गेम खेलते हैं, ठीक है, इन सब के लिए
मतलब कहने का मतलब ये है, जहाँ पे बड़ी मसल्स का यूज होता है वो है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट वो है जहाँ पे छोटी मसल्स का यूज होता है। जैसे कि हम छोटी मसल्स का कैसे कह सकते हैं, हम जब लिखते हैं तब हमारी फिंगर्स यूज होती हैं, ठीक है, तो ये छोटी मसल्स है। ज़्यादा थोड़ी ना हमें पूरा हाथ हिलाना पड़ रहा है लिखने के लिए, नहीं। हम बोल रहे हैं तो हमारे लिप्स मूव कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। हम कढ़ाई बुनाई करते हैं तो वो भी हमारी फिंगर्स से, मतलब ये छोटे छोटे जो काम करते हैं हम लोग, वो फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें हमारी छोटी छोटी मसल्स यूज होती हैं बस, ठीक है। समझ में आया आपको? उसके बाद आता है मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। ये 3 स्टेजेस है चिल्ड्रंस की, ठीक है, कि यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट किस एज में कैसा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में कैसा होता है, मिडिल चाइल्डहुड में कैसा होता है, लेटर चाइल्डहुड में कैसा होता है, ठीक है। और ये आपकी एज है इनके सामने जो मेंशन की हुई है, कि इस स्टेज से इस स्टेज तक ये वाला स्टेज होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर ये होता है, फिर मिडल होता है, फिर लेटर होता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ते हैं पहले। ये होता है 3 to 6 ईयर्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ से बच्चे की स्टार्टिंग होती है डेवलपमेंट की, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए 3 ईयर जो मतलब लर्निंग के लिए बच्चा यहाँ इस एज में आकर सीखने की कोशिश करता है। लर्निंग की कैपेसिटी हाई हो जाती है, यहाँ पे जो भी काम करता है बच्चा उसकी कॉपी करता है, मतलब उसके बारे में सीखता है, उसे कॉपी करने की, जैसे हम कुछ भी करते हैं उसकी नकल करने की कोशिश करता है वो। इस एज में इसको मतलब इसमें एक तरह से गेम की तरह लेता है इसको, जैसे कोई भी कुछ कर रहा है उसकी कॉपी कर रहा है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। अगर आप कुछ भी मूव कर रहे हैं तो वो भी उसको हर एक चीज़ वो नोटिस करता है, तो उसको जो लर्निंग जो चीज़ होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी उस टाइम। जैसे बच्चे 3 4 5 6 साल में जैसे जाते एज ऊपर जाते जाएंगे, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में, तो वो की तरफ चलेगा, तो एक पर्टिकुलर गेम्स को भी सीखता जाएगा, ठीक है। अपनी एज ग्रुप के साथ खेलना शुरू करेगा, क्रिकेट खेलेगा, बॉल के साथ खेलेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस लास्ट तक बनती चली जाती हैं ऐसे, और बच्चा गेम में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ग्रोथ और उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाता है, ठीक है। ये अर्ली चाइल्डहुड है। उसके बाद आता है मिडिल, जो कि 7 to 10 ईयर्स के बीच में होता है। इस एज में बच्चा जो होता है वो ना थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, ठीक है। उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उनमें चेंजेस आता है। जैसे कि जो प्री स्कूल ईयर होती है, मतलब ये जो स्टार्टिंग की जो एज होती है, जब स्टार्टिंग में स्कूल जाना स्टार्ट करता है प्री स्कूल में बच्चा, ठीक है, तो वो जो प्री स्कूल ईयर्स होती है उनसे कहीं ज़्यादा एक्टिव होता है इस वाली एज में, ठीक है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसका जो वे ऑफ लर्निंग होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और इस ईयर में जो स्ट्रेंथ है, मसल्स है, कोऑर्डिनेशन है, वो रैपिडली इम्प्रूव करता है। इसके बाद है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। ये 11 से 12 जो वर्ष के बच्चे होते हैं उनके अंदर आता है ये एक तरह से जो होती है ना ट्रबलेंस एज होती है, यहाँ पे प्यूबर्टी आती है, मतलब गर्ल्स बॉयज के अंदर सबके अंदर चेंजेस होने स्टार्ट करते हैं, वो फिजिकली डेवलप करते हैं, मेंटलिटी भी बिल्कुल अलग से ही हो जाती है, बस हम ही हैं यही दिखाई देता है उनको उस टाइम पे। मतलब इसके अंदर क्या आता है, फिजिकल क्या होती है इसके, आपकी एक तो आपके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी में एंटर कर जाते हैं आप, ठीक है। आपका जो होता है वेट गेन होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हाइट निकल जाती है बच्चों की, ग्रोथ मसल्स एंड जेनाइटल मैचुरेशन आता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आपका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना वो भी होता है। क्या होता है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ठीक है। वहां पे इस वाली स्टेज में क्या था, आप इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या होता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है ये, मतलब डांट के कुछ भी आपको वो अपनी तरफ कर लेते हैं। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड में बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। फैमिली को तो देखना भी पसंद नहीं करते, अपने जो ग्रुप मेट्स है, स्कूल मेट्स है, बस वही है जो है, सब कुछ है, ये वाली थिंकिंग हो जाती है इस एज में, ठीक है। मतलब जो भी क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग होती है, वो खुद करना चाहते हैं कि हम अपना डिसीजन खुद लें, ठीक है। और क्या होता है
ये चीज मतलब उसको और जो ये डिसीजन मेकिंग होती है वो चीज उसको और इंडिपेंडेंट बनाती है कि हम अपना डिसीजन खुद ले। बट एक तरह से ये जो चीज होती है ना थोड़ी सी सही भी होती है। कैसे कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, वो अपना डिसीजन लेता है तो उसके अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है, जो कि थोड़ा बहुत कैरियर के बारे में भी थोड़ा बहुत, इतना कुछ नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये चीजें सोचना स्टार्ट कर देते कि कैरियर जो होता है वो कैसे करना है हम लोगों को। और जो मूड स्विंग्स भी होते हैं इसके अंदर, जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इस स्टेज में, और ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इमोशनली अटैच होते हैं बच्चे। आई होप आपको ये तीनों स्टेजेस अच्छे से समझ आ गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर हमारे पास 7 पॉइंट्स है, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रिलेशन जीन से होता है, जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, जो हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन है, मम्मी पापा हैं, उनसे मतलब जनरेशन टू जनरेशन चले जाते हैं। आपके मम्मी पापा में थी, अब आप में, फिर आगे वाली जनरेशन में। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं होगा बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। फ्रेश एयर, न्यूट्रिशन, पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें एनवायरमेंट पर डिपेंड करती हैं जहाँ बच्चा ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ चलता है। थर्ड नंबर पे है न्यूट्रिशन। आजकल जो डाइट है वह बड़ी खराब हो चुकी है एक तरह से। बच्चे जो है फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे बच्चे का जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता है। बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन की बात करें, पढ़ते हैं लोग पर उसको फॉलो नहीं करते, जिससे ओबेसिटी होती जा रही है। डेथ में भी परसेंट 11 से 19% पहुंच चुका है इसी से रिलेटेड, ठीक है, कि आप अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं रीजन बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशन रहा है, ओबेसिटी रहा है, ठीक है। इसका जो रीजन है न्यूट्रिशन का डेवलपमेंट में रोल है, वह कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर किसी हार्मोन या विटामिन की नीड हो जाती है, जिससे बच्चा ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ नहीं चलता। अगर यह सप्लीमेंट यूज करना है आपको, तो जिस चीज की बच्चे के अंदर नीड होगी उसको आपको ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है, ठीक है आपको। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज में क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज ऐसा पॉइंट है जिसके बिना ग्रोथ डेवलपमेंट की, अगर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसके बिना तो इसके साथ में तो इजीली ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाएगी आपकी। अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं, तो आपकी ग्रोथ इजीली हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप फिजिकली एक्टिविटी को नहीं करते तो ओबेसिटी आपके अंदर आ सकती है। फिजिकल एक्टिविटी से जो नर्वस सिस्टम है, एंड्योरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं आपको एक अपर लेवल पर जाकर काम करेंगी, जिसकी वजह से ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज, अवसर। अगर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, सारी चीजें ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती हैं, अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक होता है ना, मतलब इन सब चीजों से आपकी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ मेरी ये पर्सनैलिटी है। कुछ को क्या होता है, ये सब चीजें होने के बावजूद भी ये आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, तो आप क्या माप सकते हैं इस चीज को? नहीं, आप बिना अपॉर्चुनिटी के इस चीज को मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, अवसर आपको देना पड़ेगा, ताकि बता सके कि बच्चा ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसी से तो बताएंगे कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खुद को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट है पोस्टरल डेफॉर्मिटीज। ये क्या होती है? पोस्चर आपके अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, नेगेटिव इफेक्ट करती है। अगर आप विकलांग
मतलब आपको कोई डिसऑर्डर पर्सन है, आप कोई डिसऑर्डर पर्सन है, तो आपको 100% ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ नहीं चलोगे आप, कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो आप डिसऑर्डर हो। पोस्चरल डेफॉर्मिटीज वह होती हैं जिनको फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजें इसी से मिली है, कुछ हमारी हेरिडिटी या बायोलॉजिकल उससे आ जाती है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप बोर्न होने के बाद आपके अंदर किसी किसी जो भी आपके साथ इंसिडेंस हुआ है, कोई कुछ भी है, उस वजह से हो जाती है, तो आप इसके थ्रू सही कर सकते हैं उसको। मतलब अगर बिल्कुल 100% सही नहीं होती है तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं कुछ उसके अंदर, कुछ अमाउंट में, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे बिल्कुल कोई डिसऑर्डर पर्सन है, वो हेरिडिटी के साथ उसके अंदर ये सब कुछ आए या बायोलॉजिकल इशू से कुछ भी हुआ है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसे बिल्कुल 100% ठीक कर सकें। ये चीजें हेल्प करती है, लेकिन एक डिसऑर्डर के लिए मुश्किल है थोड़ा। ओबेसिटी लास्ट पॉइंट है ये। अभी तक सारे पॉइंट पढ़े हैं, लास्ट में रीजन निकलता है जो फॉलो नहीं करते हैं आप, ओबेसिटी में चला जाता है ये। सपोज बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशन है, फिजिकल एक्टिविटी है या फ्रेश एनवायरनमेंट है, इन सब का पास नहीं होना है तो ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ नहीं चलोगे। इनको मतलब आपको मेंटेन करके फॉलो करके रखना पड़ेगा सब चीजों के। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके अंदर ओबेसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग, चलो पहले ये देख लो वेट ट्रेनिंग होती क्या है। वेट ट्रेनिंग एक एक्सरसाइज होती है जिसमें किसी स्पेसिफिक मसल्स को स्ट्रेटन किया जाता है। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया जाता है। इसमें हम बारबेल डंपलिंग्स का यूज लेते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं पहले। इंक्रीज बोन डेंसिटी, वेट ट्रेनिंग को करते हैं तो हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसके कारण हम छोटी मोटी जो डिजीज होती है उनसे दूर रह सकते हैं, मतलब उनसे बच सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हेल्प्स इन गेटिंग गुड शेप। अगर रेगुलर वेट ट्रेनिंग करोगे तो एक अच्छा बॉडी शेप पा सकते हैं। इस चीज को मेंटेन करना देखो बहुत जरूरी है, ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो हमारी जो पर्सनालिटी है बहुत मतलब मेन रोल प्ले करती है। वो आपको पर्सनालिटी के थ्रू भी जज करते हैं, इसलिए हमारी जो शेप है बॉडी की वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ट मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग फिटनेस। वेट ट्रेनिंग में समय की बचत होती है। यह कम समय में भी किया जाता है। केवल जो थ्रोवर्स और वेट लिफ्टर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उनको ट्रेनिंग की ज़्यादा नीड होती है। ये मसल पावर, बॉडी शेप, ये जो होती है इन सबको मेंटेन करके रखता है। हेल्प इन नेक्स्ट है हेल्प इन इनहांसिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस। एक बेस्ट वेट ट्रेनिंग खेलकूद के परफॉर्मेंस को हेल्पफुल होता है उसके लिए। वेट ट्रेनिंग के अनेक एडवांटेजेस हैं। वेट ट्रेनिंग धावक, फेंकने वाले, जो जंप, रेसलर्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल तथा अन्य गेम के प्लेयर्स परफॉर्मेंस को सार्वजनिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। नेक्स्ट है बेस्ट मीन्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। आज वेट ट्रेनिंग को पावर को विकसित करने का बेस्ट वे माना जाता है। इसके लिए कोचेस तथा फिजिकल ट्रेनर्स मार्गदर्शन आवश्यक है। यह पावर स्ट्रेटन तथा इम्प्रूवमेंट मतलब जो सहन क्षमता है उसके लिए बेस्ट वे है। वेट ट्रेनिंग न केवल स्पोर्ट्स बल्कि लाइफ के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य व्यायामों के अपेक्षा बेस्ट है। मतलब जो भी अलग से आप लोग करते हैं ना कि हमें व्यायाम अलग से करने होते हैं, ये करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट देता है वो आपको वेट लिफ्टिंग देता ही देता है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन। वेट ट्रेनिंग स्ट्रेस और टेंशन को भी कम करने में लाभदायक है। यह स्ट्रेस और टेंशन के लिए एक बल्ब का काम करता है। समझ रहे हो आप? मतलब ये एक तरह से रिमूव करता है, जो हमारा जितना भी एंगर होता है ये सब चीज़ों को निकाल देता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एक तो है रिस्क ऑफ इंजरीज, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, चोट का खतरा रहता है आपके। वेट ट्रेनिंग करते हैं तो अगर
इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमें इंजरी हो सकती है। आपके साथ मतलब एक हेल्प करने के लिए कोई ना कोई होना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप कहीं कुछ गलत ना करें तो वो आपको सही करवा दे, या फिर कुछ रिस्क रहता है तो वो आपको हेल्प करता है। इसी वजह से वहाँ पे ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है। तो आपके पास ट्रेनर होना ज़रूरी है, वरना आप चोट खा सकते हैं इस चीज़ में। नेक्स्ट है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम मतलब जो लचीलापन होता है ना वो भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है उसकी कमी हो जाती है। अगर हम वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। इसको दूर करने के लिए हम यह कर सकते हैं कि जो वेट ट्रेनिंग के साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज भी है ना वो भी हम करें। ठीक है, तो ये था वेट ट्रेनिंग और उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। सो ये आज के सामने कुछ टॉपिक्स थे आपके। आपकी पूरी यूनिट नहीं हो पाई है तो कुछ जो टॉपिक बच रहे हैं वो आपको पार्ट 2 में कराए जाएंगे। आई होप आपको आज के टॉपिक अच्छे से समझ आए हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।